आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और ये प्रॉपर्टीज कैसे एक दूसरे से अलग होती हैं। हम मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरिटी के बारे में बात करेंगे। यह जानेंगे कि कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हम रस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और कोरोजन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या-क्या यूजेस होते हैं। हमारे आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जैसे कि टेबल, एयर, वाटर, फूड एटसेट्रा, इन सभी ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंसेस को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ग्रुप को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस वे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं प्योर वाटर, गोल्ड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। प्योर वाटर केवल वाटर पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है। गोल्ड केवल गोल्ड के पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन के पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है। इसीलिए इन सभी सब्सटेंसेस को हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। प्योर सब्सटेंसेस भी 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं एलिमेंट्स और दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स वे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक ही तरह के एटम्स से बने होते हैं। इसके विपरीत कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं, लेकिन इनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वह खुद 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। जैसे कि प्योर वाटर। प्योर वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो वाटर का एक पार्टिकल फॉर्म करते हैं और जो हमारा वाटर होता है, वो वाटर के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मतलब कि वाटर का एक पार्टिकल, हर पार्टिकल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बनता है, लेकिन उसके बाद वाटर की जो पूरी बॉडी होती है, वो वाटर के पार्टिकल्स की ही बनी होती है। इसके विपरीत जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आयरन, आयरन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो आयरन के एटम्स होंगे, यूँ कहें कि आयरन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। एटम किसी भी एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहते हैं। तो इस तरह से जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स के ऊपर कॉन्संट्रेट करेंगे और ये जानेंगे कि हम एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करते हैं। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले हम मिक्सचर भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। मिक्सचर मिक्सचर्स को हम इम्प्योर सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक मिक्सचर में कई तरह के पार्टिकल्स मिलकर के एक मिक्सचर का निर्माण करते हैं। जैसे कि एयर, एयर में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो इस तरह से एयर बहुत तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन इन पार्टिकल्स के बीच में आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जैसा कि हमने देखा था कि कंपाउंड्स के केस में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे कि वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर देते हैं। लेकिन मिक्सचर्स के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमने अभी बात किया था कि एयर में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो हवा में जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में मौजूद रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल की फॉर्म में मौजूद रहती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के स्मॉलेस्ट पार्टिकल की फॉर्म में मौजूद रहती है, लेकिन इनका आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। मिक्सचर्स के बारे में हम हायर क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में हम प्योरली एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं मेटल्स और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक को हम बोलते हैं मेटल्स और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स का यह क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किया गया है। यदि हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को ओबे करते हैं, जैसे कि मेटल्स लश्रस होते हैं। लश्रस होने का मतलब यह है कि उनका सरफेस शाइनी होता है। जनरली सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं,
सोनोरस होते हैं और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब हम एक-एक करके इन सभी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है। मैलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम मेटल्स को हार्ड सरफेस पर रख कर के हैमर से पीट-पीट कर उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि मिठाइयों के ऊपर सिल्वर का फॉइल लगा होता है, या फिर हम यह भी देखते हैं कि हम एल्यूमीनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं फूड को रैप करने के लिए। तो ऐसा इसलिए संभव हो पाता है, मतलब कि हम सिल्वर के फॉइल्स इसीलिए बना पाते हैं या फिर एल्यूमीनियम के फॉइल्स इसीलिए बना पाते हैं क्योंकि मेटल्स मैलिएबल होते हैं और हम उनको पीट-पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स में भी जो सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं उसके एग्ज़ाम्पल्स हैं गोल्ड और सिल्वर। मैलिएबिलिटी के अलावा मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी यह होती है कि वे डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होने का मतलब यह है कि मेटल्स को लंबी-लंबी वायर्स में खींचा जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मेटल्स की सहायता से लंबी-लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम कॉपर से वायर्स बनाते हैं, एल्यूमीनियम से वायर्स बनाते हैं और इन वायर्स का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करते हैं। गोल्ड काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल होता है। यह इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है कि करीब 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हैं। मैलिएबल और डक्टाइल होने के साथ-साथ मेटल्स सोनोरस भी होते हैं। सोनोरस होने का मतलब ये है कि यदि हम मेटल्स को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करें, तो वे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। या फिर जब मेटल के कॉइन्स या फिर मेटल के यूटेंसिल्स ज़मीन पर गिरते हैं ऊँचाई से, तो वे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि यदि कोई मेटल की प्लेट या फिर मेटल का स्पून या फिर मेटल का कॉइन जब कुछ ऊँचाई से नीचे गिर जाता है, तो ज़मीन से टकरा कर के वह एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी कहते हैं और मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल्स का इस्तेमाल बेल्स में करते हैं, क्योंकि बेल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यह देखा गया है कि जब हम एक मेटल के एक एंड को हीट करते हैं, तो हीट ग्रेजुअली उस एंड से मूव करते हुए उसके दूसरे एंड तक पहुंच जाती है, जिसको हम हीट भी नहीं कर रहे होते और वह एंड भी गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया को कंडक्शन ऑफ हीट कहा जाता है, मतलब कि जब मेटल के एक एंड से जिसको हम हीट कर रहे हैं, वहाँ से हीट मूव करते हुए उसके दूसरे एंड जिसको हम हीट नहीं कर रहे होते, वहाँ तक पहुँच जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। अब क्योंकि मेटल्स हीट को ईज़िली अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होने देते हैं, इसीलिए हम मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम मेटल्स के यूटेंसिल्स बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स में हीट ट्रांसफ़र ईज़िली हो जाता है, इसीलिए जब हम मेटल्स के यूटेंसिल्स बनाते हैं, तो कुकिंग करना आसान हो जाता है। मेटल्स के विपरीत वुड एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब कि वुड के अंदर उतने अच्छे से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, जितने अच्छे से मेटल्स के अंदर हो पाता है और वुड की इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम जब यूटेंसिल्स बनाते हैं, तो उसके हैंडल्स हम वुड के बनाते हैं। ऐसा करने से यह होता है कि जब हमारा यूटेंसिल गर्म भी होता है, तब भी हम उसे वुडन हैंडल की सहायता से होल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वुड एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए हमारा हाथ नहीं जलता इस प्रक्रिया के दौरान। मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को ईज़िली पास होने देते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल्स का इस्तेमाल वायर्स का निर्माण करने में करते हैं। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर जब ट्रांसफ़र करना होता है, तो वायर्स के द्वारा यह काम ईज़िली किया जा सकता है। मेटल्स के विपरीत रबर और प्लास्टिक अ, अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, इसीलिए यह कहा जाता है कि रबर और प्लास्टिक पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इन्हें इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। जब हम मेटल्स को एयर एंड वाटर से एक्सपोज़ करते हैं, तो उनके सरफेसेस ग्रेजुअली डिटीरियोरेट होने लगते हैं, इसका मतलब ये है कि खराब होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को कोरोजन कहा जाता है। जैसा कि हम यह देखते हैं कि कॉपर ऑब्जेक्ट्स के केस में जब हम उन्हें एटमॉस्फेरिक एयर से एक्सपोज़ करते हैं, तो उनके ऊपर ग्रीन कलर की एक कोटिंग बन जाती है।
यह कोरोजन का प्रोसेस होता है। इसी तरह से जब सिल्वर को एटमॉस्फेरिक एयर से एक्सपोज़ किया जाता है, तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की एक कोटिंग बन जाती है। यह भी कोरोजन प्रोसेस का ही पार्ट होता है। इसी तरह से जब हम आयरन को एटमॉस्फेरिक एयर या फिर यूँ कहें कि मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में रखते हैं, तो इससे आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का एक डिपॉज़िट फ़ॉर्म हो जाता है। इस डिपॉज़िट को हम रस्ट कहते हैं और इस प्रक्रिया को रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से हर साल बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है आयरन के पार्ट्स को रिपेयर करने में या फिर रिप्लेस करने में। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन को पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर सकते हैं या फिर गैल्वेनाइज़ेशन प्रोसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैल्वेनाइज़ेशन प्रोसेस में हम आयरन के ऊपर ज़िंक की एक कोटिंग डिपॉज़िट कर देते हैं, जिसकी वजह से आयरन रस्ट नहीं हो पाता। अब तक हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया, अब हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ज़्यादातर नॉन मेटल्स नॉन लस्चरस होते हैं। नॉन लस्चरस होने का मतलब ये है कि उनका सरफेस शाइनी नहीं होता। इसके विपरीत हमने मेटल्स के केस में यह देखा था कि मेटल्स लस्चरस होते हैं और उनका सरफेस शाइनी होता है। मेटल्स के विपरीत नॉन मेटल्स ना तो मैलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ना तो हम नॉन मेटल्स को पीट-पीट कर शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही उनके वायर्स बना सकते हैं। इसके विपरीत मेटल्स मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। नॉन मेटल्स ज़्यादातर नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और यही वो रीज़न है कि हम जब कुकिंग वेसल्स का निर्माण करना होता है, तो मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉन मेटल्स का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। और इसी तरह से जब हमें वायर्स का निर्माण करना होता है, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करना होता है, तब हम मेटल्स के वायर्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स के वायर्स नहीं बनाते क्योंकि वे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स सोनोरस भी नहीं होते। इसका मतलब ये है कि जब हम नॉन मेटल्स को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं या फिर कोई भी नॉन मेटल जब किसी ऊँचाई से गिरता है, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, एक डल साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है। जब मेटल्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी एसिड बेस इंडिकेटर के द्वारा मेटल ऑक्साइड्स के नेचर को टेस्ट करें, तो ये पाएँगे कि उनका नेचर बेसिक है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब हम लिटमस पेपर के द्वारा मेटल ऑक्साइड को टेस्ट करते हैं, तो वे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है। इसके विपरीत जब नॉन मेटल्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है। इसका मतलब ये है कि वे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और इसीलिए उनका नेचर एसिडिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फ़ॉर्म कर देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, इसका मतलब ये है कि यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर सकता है। इसके विपरीत जब हम सल्फ़र को बर्न करते हैं, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, इसका मतलब ये है कि यह ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर सकता है। जब हम अपने आसपास मौजूद ज़्यादातर वस्तुओं को देखते हैं, तो यह पाते हैं कि उनमें मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि जब हम यूटेंसिल्स को देखते हैं, तो ये पाते हैं कि वे मेटल्स के बने हुए हैं। जब हम इलेक्ट्रिकल वायर्स को देखते हैं, तो यह पाते हैं कि वे भी मेटल्स के बने हुए हैं। जब हम ब्रिजेज़ को देखते हैं, तो यह पाते हैं कि वे भी मेटल्स के बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन में नॉन मेटल्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होता है जो कि जिसका इस्तेमाल सभी ऑर्गेनिज़म्स रेस्पिरेशन प्रोसेस में करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज़्म के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
कार्बन एक नॉन मेटल होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स इन सब का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। इसीलिए कार्बन भी एक बहुत ही वाइटल नॉन मेटल होता है जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम फर्टिलाइज़र्स के निर्माण करने के लिए करते हैं। फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल प्लांट्स न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली प्लांट्स नाइट्रोजन को एज़ ए न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं। क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है जिसका इस्तेमाल हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है और हम आयोडीन सॉल्यूशन को एज़ एन एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में नॉन मेटल्स भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि मेटल्स रखते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि मेटल्स लश्रस होते हैं, हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इसके विपरीत नॉन मेटल्स ना तो लश्रस होते हैं, ना ही मैलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, ना ही इतने हार्ड होते हैं और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हमने उन कंडीशंस को भी डिस्कस किया जिसकी वजह से रस्टिंग कॉज़ होती है और हमने लास्ट में यह भी पढ़ा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमारे आम जीवन में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।